कैसे हैं आप सब लोग। पिछली क्लास का रिवीजन कर लिया होगा आपने, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मोटिवेशन एंड लर्निंग। ठीक है, तो मोटिवेशन होता क्या है, देखिएगा। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। ठीक है, इन इंग्लिश लैंग्वेज मोटिवेशन किससे बना है? मोटिव वर्ड से बना है। ठीक है, विच इज डिफाइंड एज अ नीड दैट रिक्वायर्स सेटिस्फेक्शन। मतलब कि इसे डिफाइन करते हैं तो क्या है? नीड है, हमारी नीड है। अगर हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो हमारा क्या है? मोटिवेशन। ये क्या है? नीड और मोटिवेशन क्या है? नीड और मोटिवेशन। तो ये नीड और मोटिवेशन क्या है? इन दोनों शब्दों को हम एक दूसरे की जगह पर रख सकते हैं, है ना। तो नीड क्या है? नीड को हमने क्या बोला है? मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। नीड क्या है? नीड इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। ठीक है, नीड क्या है? हमारा मदर है सारी इन्वेंशन का। मतलब कि अगर हम कुछ भी इन्वेंट करते हैं, अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है तो हम उसे इन्वेंशन उसके बारे में क्यों करेंगे, है ना। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता है कि अगर ऐसा हो जाए तो कितना बेहतर रहेगा, है ना, तो उसके बाद हम उस चीज पर रिसर्च करते हैं, है ना। उसके बाद वो चीज इन्वेंट होती है। ठीक है, तो नीड को क्या है? हमने दो भाग में बांटा है, टाइप्स ऑफ नीड्स। ठीक है, तो नीड को हमने दो भाग में बांट लिया। कौन कौन से दो भाग? पहला हमारा फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल, या फिर हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल। ठीक है, और सेकंड वन इज सोशियोजेनिक। सेकंड क्या है हमारा? सोशियोजेनिक। तो अब इन दोनों में क्या अंतर है? ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, ये हमारी क्या होती है? बेसिक नीड्स, है ना। ये हमारी बेसिक नीड्स होती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हंगर, भूख लगना, है ना। इसके बिना इंसान सरवाइव ही नहीं कर सकता, है ना। इसके अलावा हंगर के अलावा स्लीप हो गया, सोना, हमें नींद भी जरूरी है। उसके अलावा थर्स्ट हो गया, प्यास, हमें प्यास लगती है तो हमें पानी भी बहुत जरूरी है ना। इसकी भी बहुत आवश्यकता है अपने जीवन में। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं जो हमें फुलफिल करनी होती है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं। और सोशियोजेनिक क्या होता है? सोशियोजेनिक नीड क्या होती है हमारी? ये हमारी वो होती है सेकेंडरी, जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे कि पैसा हो गया। हम जो करते हैं किसके लिए? पैसों के लिए, है ना। उसके अलावा लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बहुतों का मतलब कि काफी बच्चों का मोटिव रहता है कि पढ़ लिख करके जॉब ले लेना, क्या करना? पैसे कमाना। ठीक है, उसके अलावा हम मेहनत करते हैं किस लिए? रिवार्ड पाने के लिए, है ना। रिवार्ड पाने के लिए कि हमें कुछ रिवार्ड मिलता है तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं। उसके अलावा हमारा क्या आ सकता है? स्टेटस, कि हमारा स्टेटस क्या है सोसाइटी में। ठीक है, तो ये है हमारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारा वो होता है जहां पर हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? हमारे अंदर है, इंटरनली है। मतलब कि जैसे कि आपका एग्जाम्स, आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं, तो वो हम क्या अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ते हैं, है ना। तो मतलब उसके अंदर, उसमें मोटिवेशन क्या है? हमारे अंदर है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि एग्जाम्स होते हैं, है ना, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो तब हम क्या करते हैं? पास होने के लिए, मार्क्स के लिए पढ़ रहे होते हैं। उस सिलेबस जो होता है उसको हम मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो वो क्या हो गया? हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। मतलब कि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? बाहर है, एक्सटर्नल है। ठीक है,
आप मार्क्स के लिए अच्छे मार्क्स आए, आपका रिजल्ट बेहतर होए, इसके लिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा एक्सटर्नल में आ गया। लेकिन जिस चीज की आवश्यकता नहीं है लेकिन हम जानना चाहते हैं उसके बारे में, जैसे कि सपोज करो आपका सिलेबस ही है ना, एक आप इंपॉर्टेंट चीज करते हैं कि आप फेल ना हो जाए, आप फेलियर से बचने के लिए करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारा, फेलियर से बचने के लिए कर रहे हैं तो एक्सटर्नल हो गया। लेकिन अगर आपको मतलब नहीं है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपको पूरी बुक पढ़नी है, पूरी नॉलेज लेनी है, तो वो क्या हो गया, आपका इंटरनल मोटिवेशन हो गया, ठीक है। मतलब कि लोकस ऑफ कंट्रोल आपके सेल्फ है, मतलब कि अंदर है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, तो इसका आंसर बताइएगा आप सब। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, तो बताइएगा ये कौन सा मोटिवेशन है। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, ये हमारा, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये हमारा इंटरनल मोटिवेशन है। कौन सा मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है, ठीक है। पढ़ने का हमारा इंटरनल मोटिवेशन है यहां पर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन इज अ प्रोसेस फॉर इनिशिएटिंग समथिंग, कंटिन्यूइंग एंड फाइनली अचीविंग। मोटिवेशन क्या है, हम किसी भी चीज के बारे में कुछ सोचते हैं, है ना, कुछ सोचते हैं कि हम ये करते हैं, ठीक है। फिर उस काम को शुरू करते हैं, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं थोड़े टाइम तक, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा गोल अचीव हो जाता है, हम जो कर रहे होते हैं वो हमें मिल जाती है। सपोज करो आपको जॉब लेनी है ना, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर वो कुछ टाइम तक कंटिन्यू रखते हैं, पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका गोल अचीव हो जाता है। यही होता है हमारा मोटिवेशन में, ठीक है। उसके बाद बीएफ स्किनर ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर, मैं लिखवा देता हूं, अकॉर्डिंग टू स्किनर, तो अकॉर्डिंग टू स्किनर ने क्या बोला है, मोटिवेशन इज अ सुपर हाईवे फॉर लर्निंग। मोटिवेशन इज अ सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग, ठीक है। मोटिवेशन क्या है, सुपर हाईवे है, किसका, लर्निंग का। मतलब कि इसमें क्या समझ आया आप लोगों को, ये क्या है, सुपर हाईवे है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, तो आप कुछ भी चीज नहीं पढ़ सकते, है ना, बेहतर तरीके से आप उस चीज को नहीं समझोगे। अगर आपके मोटिवेशन आपका इंटरनली है, आपकी चाहत है पढ़ने की, उत्तेजना है, तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट आएगा उसमें और आप काफी बेहतर तरीके से उसे सीख पाएंगे, ठीक है। तो वही बोला है कि मोटिवेशन अगर आपके पास है तो वो क्या बोला है, सुपर हाईवे फॉर लर्निंग, मतलब कि वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम मोटिवेशन साइकिल क्या है। देखिएगा मोटिवेशन साइकिल को, ठीक है, आपकी साइकिल बनी हुई है, इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, एनडीए गार करके, है ना, इसको हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। एन से हमारा नीड हो गया, डी से हमारा ड्राइव हो गया, ए से अराउजल मतलब कि उत्तेजना, उसके बाद हमारा जी से हो गया गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, है ना, जब हम एक्शन लेते हैं। उसके बाद हमारा अचीवमेंट आता है, फिर आता है हमारा रिडक्शन ऑफ अराउजल। अब ये पूरा प्रोसेस को समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है। सबसे पहले कुछ भी, सपोज करो आपकी गवर्नमेंट जॉब लेनी है आपको, ठीक है, आपको आवश्यकता है जॉब की, ठीक है, या आपको आवश्यकता है किसकी, पैसों की आवश्यकता है। तो आपने क्या किया, जॉब की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है, तो आपकी नीड है, ठीक है। फिर आपने कहा कि उसके लिए मुझे क्या करना है, पढ़ना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ताकि मेरी पैसों की और जॉब की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, ठीक है। तो आपके पास ड्राइव आया, ठीक है, कि मुझे ये करना है, ठीक है।
उसके बाद आया अराउजल, उत्तेजना, कि मुझे ये करना है कि मैं नहीं तो मैं ओवर एज हो जाऊंगा, ये मेरा लास्ट चांस है ना। उत्तेजना आई अपने में कि या तो मैं करूंगा या तो मेरी जिंदगी बर्बाद है। ठीक है, तो आपके पास उत्तेजना है, आप कुछ भी करके कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन आप अपना मोटिव को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो उत्तेजना होता है, एक स्पार्क आता है आपकी लाइफ में। उसके बाद आप गोल ओरिएंटेड, मतलब कि गोल की डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, उस डायरेक्शन में एक्शन करते हैं। ठीक है, आप पढ़ने लग जाते हैं, पूरा पूरा डेडिकेशन के साथ आप पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद आपको अचीवमेंट मिल जाती है, आपको गोल प्राप्त हो जाता है, आपकी जॉब लग जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपकी जॉब लग गई है ना, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, फिर उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ अराउजल, मतलब कि उत्तेजना कम होने लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद कुछ और चाहत होगी आपकी कि अब मैं बड़ी सी गाड़ी लूं, है ना, BMW लूं, ऑडी लूं, तो उसके लिए फिर दोबारा से ड्राइव होगी, फिर अराउजल होगा, फिर उत्तेजना होगी, फिर आप कुछ काम करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। जब भी हमें कुछ नई चीज चाहिए होती है, कुछ भी चीज चाहिए होती है, तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है मोटिवेशन का। ठीक है, तो मोटिवेशन का प्रोसेस में अब दो चीजें होती है, मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट क्या होता है। तो आइए आपको मैं आज यही समझाऊंगा कि मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट क्या होता है। भाई मोटिवेशन होता है हमारा सबसे क्या है, ये सबसे पहली बात ब्रॉड प्रोसेस है ना, एक बड़ा प्रोसेस है। उसके अलावा मोटिवेशन क्या है, सबसे पहले स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या होता है हमारा, मोटिवेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम उसको, ठीक है, उस पर काम करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, एंड द लास्ट वन इज हमारे गोल अचीव हो जाता है, हमें गोल अचीव हो जाता है। ये हमारा मोटिवेशन का प्रोसेस है। अब बारी आती है रीइंफोर्समेंट कि सर ये रीइंफोर्समेंट क्या है, पुनर्बलन क्या है ना। तो मतलब कि किसी भी व्यवहार को बढ़ावा देना, किसी भी व्यवहार को बढ़ावा देना। सपोज करो बच्चों ने टेस्ट लिया, आपने एक, है ना, क्लास टेस्ट लिया नॉर्मली, तो उसमें क्या हुआ, किसी बच्चे ने बेहतर स्कोर किया, है ना, तो आप उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं, कैसा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, गुड, वेरी गुड, शाबाश, है ना, ऐसे ही करते रहिए। तो आप रीइंफोर्समेंट देते हैं ताकि सामने वाले बच्चे को अच्छा महसूस होए और वो इसी व्यवहार को, अपने इसी पढ़ाई के तरीके को कंटिन्यू रखे, है ना। इस व्यवहार को कंटिन्यू रखने के लिए आप क्या करते हैं, पुनर्बलन देते हैं, मतलब कि रीइंफोर्समेंट देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, उसमें क्या करते हैं, आप नहीं चाहते कि वो बच्चा वैसा ही व्यवहार आगे कंटिन्यू रखें, तो उसमें आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं ताकि बच्चे को अच्छा ना लगे और फिर बच्चा अपनी थोड़ी सी मेहनत करे, है ना, उस डायरेक्शन में मेहनत करे, अच्छे मार्क्स लाए, पढ़े, है ना, इसलिए होता है ये रीइंफोर्समेंट। ठीक है, व्यवहार को आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, चलिएगा। तो अब हम देखते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, ये हमारा किसने दिया है, किसने दिया, ये हमारा अब्राहम मास्लो, अब्राहम मैस्लो, ये हमारा अब्राहम मैस्लो ने दिया है। और उसके अलावा मैस्लो क्या है, ह्यूमनिज्म, ये क्या है हमारा, ह्यूमनिज्म, ह्यूमंस पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। फर्स्ट हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, है ना, वो हम फिजियोलॉजिकल हमारी वो बेसिक नीड्स होती है जो हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, मतलब सबसे फर्स्ट स्टेज हमारी होती है कि हमें हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होए। जैसे कि हवा है जो हमें जीने के लिए जरूरी होती है ना। जैसे कि सबसे पहले हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आ गया, एयर आ गई, शेल्टर आ गया, है ना, हमें एक घर भी चाहिए, हमारे सर के नीचे छत भी चाहिए, है ना। उसके अलावा वाटर चाहिए, पानी चाहिए, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह पाते, है ना। फूड चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, ठीक है, क्लोथिंग। उसके अलावा और क्या क्या चाहिए, हमारी नींद पूरी होनी चाहिए, हमें अच्छी नींद चाहिए। ठीक है, उसके अलावा
और हमारा क्या, रिप्रोडक्शन। अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरत होती है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक नीड्स हैं जो हमें लाइफ में चाहिए होती हैं, जिसको हम अपने हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं। ठीक है, अब आपकी जब ये सारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, जब आपकी ये सारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो आपकी उत्तेजना बढ़ती है, आप चाहते हैं कि आपको और नीड्स मिले। ठीक है, तो जब अब इसके बाद की बात करते हैं तो हमारा सेकंड स्टेप क्या आता है। अब आपको ये सारी नीड मिल गई तो अब आप चाहते हैं कि आपको सेफ्टी भी मिले। तो आपकी सेफ्टी नीड्स क्या क्या हो सकती हैं, है ना। अब आप कल को बीमार हो जाएं, है ना, तो पैसा वो कितना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास पैसा जमा होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको जॉब चाहिएगी, है ना, जॉब चाहिए। ठीक है, पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए। ठीक, उसके अलावा और क्या क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, है ना, आपको सारे रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप रह रहे हो, दिन दहाड़े गोलियां चल जाती हैं, ऐसा एरिया है, तो आपकी वहां पे सेफ्टी नहीं है ना, सेफ्टी नीड्स आपकी वहां पर फुलफिल नहीं होती हैं। तो आपको ऐसा माहौल चाहिए जहां पर आप सेफली रह सकें, है ना, बिना डर के। हेल्थ, है ना, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और उसके अलावा आपको प्रॉपर्टी नीड चाहिए, मतलब कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो। ठीक है, ये आपकी सेफ्टी नीड्स में आ जाते हैं सारी चीजें। ठीक है, जब आपको आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, उसके बाद आए आप सेफ्टी नीड्स पर, आपकी सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो गई, तो इसके बाद आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या मिले। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, लव एंड बिलोंगिंगनेस। जी हाँ, लव एंड बिलोंगिंगनेस आप चाहते हैं, आपका ग्रुप हो, है ना। बिलोंगिंगनेस मतलब कि कैसे भी हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपकी वाइफ वगैरह, ये सब हमारा लव एंड बिलोंगिंगनेस। फैमिली भी आ जाती है इसमें, फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आप फोकस करते हैं आपकी शादी हो जाए, है ना। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो फ्रेंडशिप सबसे पहला पॉइंट है इसमें। आप चाहते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस में कि आपकी दोस्ती हो, है ना, दोस्त हो आपके। उसके बाद आती है फैमिली। ठीक है, उसके अलावा इंटीमेसी। ठीक, उसके बाद आता है हमारा सीरीज ऑफ कनेक्शन। सीरीज ऑफ कनेक्शन, ठीक है, ये आता है आपका थर्ड पॉइंट। तो अब इसके बाद देखते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर उसके बाद हम अपनी एस्टीम नीड्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एस्टीम नीड्स में क्या क्या है। जब हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस भी पूरी हो जाती है तो हमारी आती है स्टीम नीड्स। तो स्टीम नीड्स में हमारा क्या क्या होता है, जब हमें ये सब मिल जाता है तो आप चाहते हैं कि आपकी लोग इज्जत करें, आपसे सही से बिहेव करें, है ना। तो आपको रेस्पेक्ट चाहिए होती है ना, आपकी लोग इज्जत करें, आपसे सही से व्यवहार करें, है ना, आपकी भी कोई इज्जत हो। ठीक है, उसके अलावा सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम, है ना, आप चाहते हैं आपका भी नाम हो। ठीक है, उसके अलावा स्टेटस हमारा, कि आपका स्टेटस कैसा है। ठीक है, स्टेटस के बाद हम बात करते हैं स्टेटस कैसे आता है, हमारा सोशो इकोनॉमिक होता है, सोसाइटी से कंपेयर करके ही हमारा एक सोशल मतलब कि स्टेटस बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारा रिकॉग्नाइजेशन, लोग आपको पहचाने, है ना, रिकॉग्निशन, लोग आपको पहचाने लगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ और फ्रीडम। ठीक है, आपको फ्रीडम होनी चाहिए ताकि आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। ठीक है, एंड लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
लास्ट वन क्या है हमारा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब आपकी ये चार रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती हैं तो आपका क्या आता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हमारी लास्ट स्टेज है और ये क्या होता है? डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। डिजायर यानी कि नीड, ठीक है। डिजायर क्या होता है हमारा? नीड। डिजायर टू बिकम द मोस्ट, डिजायर टू बिकम द मोस्ट, desire to become the most that one can be, that one can be। अब इसमें क्या होता है? सपोज करो आपको जॉब वगैरह सब कुछ मिल गई है ना, लेकिन आपको परम सिद्धि नहीं मिली। मतलब कि इसमें क्या होता है, आपको जॉब मिल गई, ठीक है, आप अभी दिल्ली पुलिस में हैं, ठीक है, लेकिन आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपको सुबह जाना है, 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, घर पे आना है, सो जाना है ना, फिर दोबारा से डेली यही रूटीन, तो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं मिला। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या करते हैं? इसको स्किप करके, जो इस जॉब को छोड़कर, क्या आपका पढ़ाने में इंटरेस्ट है, सपोज की है ना, आपका पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो आप इस जॉब को छोड़कर क्या करते हैं? आप टीचिंग शुरू कर देते हैं, आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो मतलब कि इस चीज को छोड़कर अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए आप अपने वो चीज काम करते हैं जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है, जो आपको अच्छा लगता है काम करना। तो वो होता था हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, ठीक है। तो ये थी हमारी 5 स्टेज जो कि पहले थी, ठीक है। ठीक है, चलिएगा इसके अलावा अब 7 स्टेजेस पढ़ते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 7 स्टेजेस, है ना। पहले क्या पढ़ा हमने? 5 स्टेजेस, लेकिन उसमें 2 स्टेजेस और ऐड हुई हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड सेफ्टी नीड्स, थर्ड लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ स्टीम नीड्स। तो ये जो हमारी 5th और 6th स्टेज है, ये हमारी ऐड हुई है कोग्निटिव नीड्स और एस्थेटिक नीड्स, ठीक है। उसके बाद हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। ये है आपकी स्टेजेस। अब इन सब को एक एक करके जरा थोड़ा विस्तार से जानते हैं। चलिएगा, देखिएगा यहां पर क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसमें क्या है? हमारा फूड, है ना, खाना हमें बहुत आवश्यकता है जीने के लिए। ड्रिंक माने कि पानी पीना, वो भी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हमें पानी चाहिए। ऑक्सीजन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। टेम्परेचर, एक सही एप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना जरूरी है। ना हम ज्यादा गर्मी में सर्वाइव कर सकते हैं और ना ही ज्यादा ठंड में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है? एलिमिनेशन क्या? टॉयलेट जाना, मतलब कि सुसु पोटी, ये सब हमारा किस में आ जाता है? एलिमिनेशन में। मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट को हमें बाहर निकालना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमारा रेस्ट आता है, रेस्ट करना, सोना, है ना। थकान हो जाती है, अगर डेली ही काम करता रहे इंसान तो वो भी परेशान हो जाता है, ठीक है। तो एक दिन का रेस्ट भी मिलता है हमें, संडे का, तो रेस्ट भी हमें बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक्टिविटी करते हैं हम, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, खुद को स्वस्थ रखने के लिए। उसके अलावा हमारा आता है सेक्स, रिप्रोडक्शन, पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। मिड डे मील, पहले एक वो था कि एक लेडी ने अपने बच्चों को बेच दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए खाना की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, वो अपने लिए खाना नहीं कर पा रही थी, तो उसने क्या करा? बच्चों को बेच दिया। किस लिए? ताकि उसे खाना मिल सके, ठीक है। तो उसके लिए फिर मिड डे मील चलाया। मिड डे मील में क्या होता है? सरकार की द्वारा चलाई गई योजना है मिड डे मील। इसमें आपको ये बच्चों को क्या है, सही तरीके से, सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो मिड डे मील में क्या होता है? वो सही पोषण मिले बच्चों को, ताकि उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो। ओवरऑल फिजिकल, कोग्निटिव सारा डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब हम सेकंड पढ़ते हैं सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी भी तो होना बहुत जरूरी है। जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है, फिर आती है हमारी सेफ्टी नीड्स। अब हम चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी भी हो, है ना। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम पोटेंशियली डेंजरस ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस, है ना।
तो इसमें एग्जांपल्स क्या हैं? द एलिमेंट्स, फिजिकल इलनेस, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं भी जा रहे हैं, है ना, आप सेफ ही फील ना करें, दिन दहाड़े गोलियां चल जाती हैं, है ना, मतलब कि एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए आपकी सेफ्टी के पर्पज से, ठीक है, अच्छी सोसाइटी में आप रह रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? द थ्रेट इज बोथ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, मतलब कि आपके लिए फिजिकल सेफ्टी भी होनी चाहिए आपकी, है ना, और फिजियोलॉजिकल सेफ्टी भी, मतलब कि जो आपकी नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, खाना है, एयर है, ये सब आपको मिलना चाहिए, सब आपको प्रोवाइड होनी चाहिए, उसकी भी सेफ्टी होनी चाहिए कि वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। उसके बाद अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? लव एंड बिलोंगिंगनेस। इसमें क्या है? रिसीविंग एंड गिविंग लव, है ना, प्यार दो प्यार लो, ठीक है। ये गाना भी आया था बहुत टाइम पहले, प्यार दो प्यार लो, तो वही चीज है, गिव एंड टेक, रिसीविंग एंड गिविंग लव, ठीक है। उसके बाद आता है अफेक्शन, ठीक है, लगाव। उसके बाद आता है ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस, मतलब कि अगर आप किसी व्यक्ति पे ट्रस्ट ही नहीं है ना, किसी पे भरोसा ही नहीं है, तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो आपका लाइफ पार्टनर बने या कुछ भी हो, एक्सजेड, है ना। तो मतलब कि ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है, तभी आप उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे ना। उसके बाद हमारा आता है एफिलिएटिंग। एफिलिएटिंग क्या है? किसी से कनेक्ट महसूस करो, है ना, जब हम किसी से कनेक्ट महसूस करते हैं वो होता है एफिलिएटिंग, ठीक है। आप किसी से अटैच हैं, किसी से कनेक्ट महसूस करते हैं, तो वो होता है हमारा एफिलिएटिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप, मतलब कि उस ग्रुप का एक मेंबर बने, जैसे कि हमारी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, फैमिली का हम मेंबर बने, फ्रेंड्स का एक ग्रुप सर्कल है उसमें हम मेंबर हैं, और वर्क जिस प्लेस पर हम काम कर रहे हैं वहां पर हम मेंबर हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वॉटसन ने 3 चीजें दी थी जो हमारी जन्म से लेकर, जो हमारे पास जन्म से होती है, क्या? फियर, ठीक है, एंगर, फियर, एंगर, और हमारा लव, ठीक है, प्यार। ये हमारा जेबी वॉटसन ने दिए थी, ये 3 इमोशंस, जो कि हमारा प्राइमरी इमोशंस भी बोलते हैं, जिसको हम, इनको हम क्या बोलते हैं? और प्राइमरी इमोशंस। ये आपको इमोशंस ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फीड होते हैं कि फियर, भय, डर लगना, गुस्सा आना और प्यार, ये सारी चीजें आपके पास आपको सिखानी नहीं पड़ती, ये सब आपको बचपन से ही आपके अंदर होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स क्या होता है? हमारा सेल्फ स्टीम, या फिर हम बोल सकते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट। जब ये सारी चीजें नीड पूरी हो जाती है तो आप चाहते हैं कि आपकी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, है ना, लोग आपकी इज्जत करें, ठीक है, अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोग्निटिव नीड्स। कोग्निटिव नीड्स, तो इसमें क्या है? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जब आप कुछ चीज पढ़ते हैं, आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, आपको मतलब नहीं है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप उसके लिए नहीं पढ़ रहे, आपको बस पूरी बुक पढ़नी है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं, वो सारी बातें आपको जाननी है, ठीक है, तो आप उस नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग, उस बातों को समझने के लिए पढ़ रहे हैं कि एग्जैक्ट उस किताब में दिया क्या गया है, आपको मतलब नहीं है कि वो 1 वीक में पूरी हो रही है कि 1 महीने में पूरी हो रही है, लेकिन आपको हर एक चीज, एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपको समझ होनी चाहिए उसकी, इसलिए आप वो चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्यूरियोसिटी, मतलब कि पढ़ने के लिए हमारे पास, हमारी क्या है? जिज्ञासा है कि हम इस बात को जानें, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज एक्सप्लोरेशन, हम क्या करते हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ वन इज नीड फॉर मीनिंग एंड प्रेडिक्टिबिलिटी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम एस्थेटिक नीड्स पर। एस्थेटिक नीड्स, तो एस्थेटिक नीड्स में क्या है? ब्यूटी इन आर्ट, ठीक है, ब्यूटी इन आर्ट मतलब कि हमारा पेंटिंग हो गई, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा?
पेंटिंग हो गई, वो हमारी क्या हो गई, ब्यूटी इन आर्ट। उसके बाद एंड क्या है, नेचर सिमेट्री। नेचर सिमेट्री क्या हो गई हमारी, नेचुरल ब्यूटी। नेचर सिमेट्री क्या हो गई हमारी, नेचुरल ब्यूटी, जो हमारी इन्वायरमेंट से मिलती है, ठीक है, हमारे वन से मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, रियलाइजिंग योर फुल पोटेंशियल, बिकमिंग एवरीथिंग वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आप किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी काम कर रहे हैं आप उससे क्या है, सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है। आपकी जिंदगी चल रही है, आपका खर्चा चल रहा है, आपकी लाइफ मतलब कि स्मूथ चल रही है, लेकिन आप उस जॉब से खुश नहीं है, है ना, उस मतलब कि उस दिनचर्या से आप खुश नहीं है। आपको चाहते हैं कि आप कुछ और करें, किसी और फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, तो आप उन सब चीजों को छोड़कर जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। जब आप उस फील्ड में सक्सेस पा लेते हैं जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, वो होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद अब देखते हैं मैकलैंड की नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इन्होंने 3 स्टेजेस दिए हैं। फर्स्ट हमारी नीड फॉर अचीवमेंट, क्या है, उपलब्धि की आवश्यकता। सेकंड वन इज नीड फॉर पावर, सत्ता की आवश्यकता। नीड फॉर एफिलिएशन, संबंध की आवश्यकता, ठीक है। मैकलैंड का दूसरा नाम क्या है, सेकंड नाम क्या है हमारा, डेविड मैकलैंड। डेविड ठीक, ये इनका क्या है, दूसरा नाम है। तो इन्होंने क्या बोला है, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड नीड्स, ठीक है। यहां पर क्या दिया है इन्होंने, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड नीड्स। तो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड नीड्स में क्या क्या आ जाता है हमारा, P से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो P से हमारा आ गया क्या, पावर। P से हमारा पावर, A से हमारा क्या है, अचीवमेंट, एंड थर्ड वन इज एफिलिएशन, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि सेकंड क्या है हमारा, एक तो हमारा थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड नीड्स हो गया, सेकंड क्या है हमारा, अचीवमेंट मोटिवेशन। क्या है हमारा, अचीवमेंट मोटिवेशन। तो अचीवमेंट मोटिवेशन की बात किसने करी है, अचीवमेंट मोटिवेशन की बात करी है हमारी एटकिंसन ने। किसने, एटकिंसन ने, ठीक। तो ये आपने पढ़ा। अब आगे देखते हैं। एक चीज थी, आपने मूवी देखी होगी एक, कौन सी, मांझी करके मूवी थी। उसमें क्या था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब कि जब तक हम अचीव नहीं कर लेते अपने गोल को, तब तक हम उसमें मेहनत करते रहेंगे, है ना, उस डायरेक्शन में अपना एफर्ट्स डालते रहेंगे। जब तक, जैसे कि आप टीचर बनने के लिए अभी एफर्ट्स डाल रहे हैं, है ना, तो जब तक आप टीचर नहीं बन जाते, आप वो जॉब नहीं ले लेते, सिलेक्शन नहीं ले लेते, तो तब तक आप अपने एफर्ट्स डालते रहेंगे, तब तक, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये है। उसके बाद क्या है, अचीव, मतलब कि उसमें अचीव नहीं कर लेंगे हम जब तक वो चीज को, या फिर बोल सकते हैं हम परसिस्टेंस, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है ओरिएंटेशन। आइए जानते हैं ओरिएंटेशन क्या है। मैं इसको रफ कर दूं, फिर आराम से ओरिएंटेशन को जाएंगे। तो आप जानते हैं कि ओरिएंटेशन है क्या आखिर, सर ये ओरिएंटेशन क्या होता है।
तो ओरिएंटेशन हमारी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। क्या है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन क्या है? ये वो परफॉर्मेंस होती है जब हम एक बेहतर रिजल्ट के लिए परफॉर्म करते हैं, मतलब कि हम तैयारी करते हैं एक बेहतर रिजल्ट के लिए, A+ ग्रेड के लिए हम तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। एक बेहतर रिजल्ट के लिए हम तैयारी करते हैं, वो होती है हमारी परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। मतलब कि हमें ग्रेड अच्छा लाना है, इसलिए हम पढ़ते हैं। सेकंड हमारी होती है मास्टरी ओरिएंटेशन। मास्टरी ओरिएंटेशन, इसमें क्या है, हम अपने ग्रेड के लिए नहीं पढ़ रहे होते, हम अपनी मास्टरी उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। हमें मतलब नहीं है कि हमारे मार्क्स कितने आएंगे, हम हर एक बात को आराम से विस्तार से जानना चाहते हैं, हर एक बात हमें समझ आनी चाहिए, हर एक बात की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो मास्टरी करने के लिए हम ग्रेड पर फोकस नहीं करते, ठीक है। आप पूरा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं उसमें। एंड द थर्ड वन इज फेलियर अवॉइडेंस। फेलियर अवॉइडेंस, तो अब ये फेलियर अवॉइडेंस क्या होता है? जब आप पढ़ रहे होते हैं कि आप फेल ना हो जाए, है ना। 33% मार्क्स के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं कि आप सिर्फ पास हो जाए, मैं फेल ना हूं, नहीं तो 1 साल बिछड़ जाऊंगा, है ना। मैं पास नहीं होऊंगा तो 1 साल बिछड़ जाऊंगा, अगली क्लास में नहीं जा पाऊंगा, या फिर हमें डिग्री नहीं मिल पाएगी। तो जो उसके लिए पढ़ रहे होते हैं वो हमारा होता है फेलियर अवॉइडेंस, ठीक है। फर्स्ट हमारा A+ ग्रेड के लिए पढ़ते हैं। मास्टरी हमारा, मास्टरी करने के लिए मतलब हमें सारी चीज की नॉलेज होनी चाहिए, हमें ग्रेड पर फोकस नहीं होता। एंड द थर्ड वन इज हम फेलियर से बचने के लिए पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने तीनों पॉइंट्स को जान लिया। चलिए अब देखते हैं इंस्टिंक्ट्स अकॉर्डिंग टू मैकडॉगल, ठीक है। तो विलियम डोगनल एक नाम के व्यक्ति हैं, विलियम डोगल, ठीक है। विलियम डोगल मैकडॉगल नाम के एक व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया है, हमारा इंस्टिंक्ट थ्योरी। इंस्टिंक्ट थ्योरी, तो इन्होंने हमारी इंस्टिंक्ट थ्योरी दी है, और इन्होंने बोला है हमारे 14 इंस्टिंक्ट है, 14 इंस्टिंक्ट है जो कि जुड़े हैं किससे, हमारे 14 इमोशंस से, है ना। आपको दिख रहा होगा 14 हमारे इंस्टिंक्ट दिए हुए हैं जो हमारे 14 इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो इंस्टिंक्ट होता क्या है, प्री डिफाइंड पैटर्न्स, है ना, बायोलॉजी में कोडेड है, ठीक है, जिनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, ठीक है, ऑटोमेटिकली होते हैं, ठीक है। तो अभी इसको, जैसे कि आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो आपको सोचना थोड़ी पड़ेगा कि आप कैसा इमोशंस, कैसा बिहेव करना है। आपको खुद ब खुद डर लगने लग जाएगा, है ना, फियर, भय आ जाएगा। तो अगर आपको किसी ने मारा तो आपको क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा, एंगर आ जाएगा। तो उसके लिए ये सब आपके दिमाग में पहले से ही होता है, क्योंकि ये हमारे प्राइमरी इमोशंस होते हैं, ठीक है। ये सब आपके दिमाग में पहले से ही फीड होता है। ये वो सारी बातें होती हैं जिसके लिए हमें कोई भी तैयारी नहीं करनी पड़ती, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक है। ये हमें पहले से ही मालूम होता है, ऑटोमेटिकली आते हैं ये, ठीक है। जैसे कि कॉम्बैट और पगनासिटी, मतलब कि इसमें क्या है, लड़ने का। जब लड़ते हैं तो हमारा इमोशंस कैसा होता है, एंगर। सेकंड हमारा रिपल्सन, ठीक है। तो ये क्या होता है, हेट, मतलब कि एक होता है रिपल्सन, एक तो जुड़ना होता है, उसका अपोजिट होता है, तो ये होता है हेट, नफरत करना, डिस्गस्ट, ठीक है। क्यूरियोसिटी होती है क्या, जिज्ञासा, और इसमें इमोशंस क्या होता है, वंडर। सबमिशन होता है, क्या होता है, जिनको दबाया जा सकता है, मतलब कि आप खुद के बारे में ही नेगेटिव सोच रहे हैं, सेल्फ फीलिंग ये आपकी नेगेटिविटी आ रही है, तो उसमें क्या होता है, तुम्हें खुद को दबाया जा सकता है, कोई भी दबा देगा तुम्हें। फूड सीकिंग, एपेटाइट वाली फीलिंग आएगी। सेक्स है तो लस्ट वाली फीलिंग आएगी।
प्रीनेटल केयर है, टेंडर इमोशन, लव वाली फीलिंग आएगी, है ना। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा। 14 इंस्टिंक्ट है, 14 इमोशंस हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन पर। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन में फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा कंट्रोलिंग बिहेवियर, है ना। कंट्रोलिंग बिहेवियर, जैसे आपके एग्जाम्स आते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को में कंट्रोल लाते हैं। कैसे कंट्रोल लाते हैं, आपका डेली का शेड्यूल था, आप खेलने जाते थे, फोन वगैरह को यूज करते थे, तो क्या करते हो आप, खुद में कंट्रोल लाना, फोन यूज नहीं करना आपको उस टाइम पे, है ना। खेलने नहीं जा पा रहे आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, तो वो आपका सेल्फ कंट्रोल होता है कि आपको ये चीज नहीं करनी है। एंड सेकेंड वन इज क्रिएटिंग इंटरेस्ट। अगर आप किसी भी बात को लेकर मोटिवेटेड हैं, है ना, तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट उसमें बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपका सीडीपी में इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेंटरिंग द अटेंशन, मतलब कि अपने गोल पर फोकस करना, जो आप करना चाहते हैं उस पर फोकस करना। रेडीनेस टू लर्न, मतलब कि लर्न करने के लिए, कुछ सीखने के लिए तैयार रहना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फिर आता है गोल अचीवमेंट, मतलब कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये नहीं होता कि सिर्फ आपके लुक्स पर मैटर करते हैं, आपका दिनचर्या बदल जाता है, सब कुछ पर्सनैलिटी में ही आता है, आपका शेड्यूल बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा गोल अचीवमेंट होता है, जो जिस फील्ड में, मतलब जो टारगेट हमने सेट किया है वो गोल हम अचीव कर लेते हैं। वेज टू मोटिवेट अ चाइल्ड, एक बच्चे को मोटिवेट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय प्रेजिंग अ चाइल्ड, मतलब कि बच्चे को प्रोत्साहित करके। सेकेंड वन इज फोकसिंग ऑन द नीड, ठीक है, बच्चे की नीड को जाने, है ना, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की क्या आवश्यकता है ना, उसकी नीड को फोकस करें। जैसे कि बच्चे का इंटरेस्ट है किसमें, खेल में, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है कि उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिले, उसको थोड़ा सा बेस्ट एनवायरनमेंट मिले जो उसको सपोर्ट करे क्रिकेट में आगे जाने में, ठीक है। तो उसकी नीड पर फोकस करे। लेवल ऑफ एस्पिरेशन, उसका एस्पिरेशन का लेवल देख रहे हैं, किस लेवल पर है, कितना उत्सुक है वो उस चीज के लिए। बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब कि मैप्स वगैरह, छोटी छोटी क्लिप्स, जैसे कि आपको ये आपके बोर्ड पर दिख रही हैं, छोटी छोटी क्लिप्स मैंने दिखाई है, तो क्या होता है कि रंगीन हो जाता है थोड़ा सा, तो उसमें बच्चे को काफी इफेक्टिव लगता है, इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो उसके बाद आता है हमारा बाय क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, मतलब कि कंड्यूसिव यानी कि बेस्ट एनवायरनमेंट, बच्चे के लिए एक बेस्ट एनवायरनमेंट तैयार करें। एंड लास्ट पॉइंट इज हमारा कोग्निशन। लास्ट हमारा कोग्निशन है। क्या है कोग्निशन? द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, मतलब कि नॉलेज को ग्रहण करने का प्रोसेस जो होता है वो हमारा कोग्निशन कहलाता है। कोग्निशन का मतलब क्या होता है? नॉलेज, टू एक्वायर नॉलेज, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? परसीविंग। परसीविंग में क्या होता है? हमारे 5 सेंसेस काम कर रहे होते हैं, ठीक है, आंख, कान, नाक, मुंह, है ना। तो परसीविंग में हमारे 5 सेंसेस काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है? मेमोरी, याद रखना। उसके बाद हमारा रिकॉग्नाइजेशन, पहचानना किसी को। उसके बाद रीजनिंग, तर्क करना। फिर आता है हमारा कंसेप्चुअलाइजिंग, हम एक सिस्टमैटिक डायग्राम तैयार कर लेते हैं, कंसेप्ट बना लेते हैं हम अपने दिमाग में कि अच्छा ये था, है ना। उसके बाद हमारा लास्ट आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। लास्ट क्या है हमारा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपकी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब लास्ट टॉपिक बचता आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आइए इमोशनल इंटेलिजेंस को जानते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ठीक है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस दिया किसने है? ये अरस्तु ने दिया है, एरिस्टोटल ने दिया है। एरिस्टोटल ने दिया है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, है ना। किसी को भी गुस्सा आना, कोई भी गुस्सा हो जाता है, ये तो बहुत आसान है। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, लेकिन गुस्सा हो रहा है एक सही इंसान पे, टू द राइट डिग्री, सही तरीके से, एट द राइट टाइम, सही समय पर, फॉर द राइट पर्पस,
सही कारण के लिए एंड इन द राइट वे, है ना, सही तरीके से। दैट इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है। कि मतलब कि गुस्सा तो कोई भी हो जाता है, लेकिन कब कब हो रहा है, किस पर्पज से हो रहा है, किस टाइम हो रहा है ना, किस लिए हो रहा है ना, और क्यों हो रहा है, तो वो सब बातें मैटर करती हैं। तो उसके बाद इन्होंने बोला है कॉग्निशन दैट हमारा इंटर रिलेटेड है किससे, इमोशन से। कॉग्निशन हमारा डायरेक्ट इंटर रिलेटेड है किससे, इमोशंस से, ठीक है। कॉग्निशन यानी हमारा इंटेलेक्ट, है ना, बुद्धि जिसे हम बोलते हैं, इंटेलेक्ट, बुद्धि। इमोशंस क्या है, हमारी भावनाएं, ठीक है। इमोशंस क्या है, हमारी भावनाएं व्यक्त करते हैं, उसे हम इमोशंस बोलते हैं। आपको मैंने ये बताया था, जेबी वॉटसन ने प्राइमरी इमोशंस दिए हैं 3, फियर, एंगर एंड लव, जो हमारे पास जन्म से होते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आता है ये, हाँ, ये क्या है हमारा, इंटरकनेक्टेड है कॉग्निशन और इमोशंस, इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड, ठीक। तो अब इसके बाद हम जानते हैं रेथस ने क्या बोला है। अब जानते हैं रेथस ने क्या बोला। रेथस ने क्या बोला, रेथस सेज इमोशंस कलर आवर लाइफ, इमोशंस कलर आवर लाइफ। मतलब कि इमोशन क्या करता है, हमारी जिंदगी में रंग भर देता है ना। तो अगर सब कुछ एक जैसा रहेगा, जैसे कि अगर आपके इन्वायरमेंट में आप जहां रहते हैं सिर्फ उसमें एक ही कलर हो, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट ही हो बस, या कोई भी एक कलर मान लो, है ना, अगर एक ही चीज आप डेली डेली देखेंगे तो एक समय के बाद आप बोर हो जाएंगे। किसी इंसान को अगर एक ही कमरे में बंद कर दिया जाए, उसे घूमने फिरने बाहर ना निकलने दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, एक कुछ समय के बाद बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, इमोशंस क्या है, हमारी लाइफ में कलर फिल करते हैं, है ना, हमारी लाइफ को कलरफुल कर देते हैं। अगर हमारे पास इमोशंस नहीं होंगे तो हम क्या होंगे, रोबोट्स बन जाएंगे, है ना। जिसमें इमोशंस नहीं होते वो तो रोबोट्स ही होते हैं ना, तो हम क्या बनेंगे, रोबोट्स बन जाएंगे। क्या है इमोशंस, और क्या है, सब्जेक्टिव है नेचर में, ठीक है। इमोशंस आर सब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है। इमोशंस क्या है, सब्जेक्टिव है नेचर में, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरकनेक्टेड। कॉग्निशन और इमोशंस क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ये बात मैंने आपको यहां पर बता दी है। इमोशंस इंटेलिजेंस की जो बुक है वो किसने दी थी, इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर हम आगे का ये बात करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक किसने दी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक दी थी हमारा डैनियल गोलमैन ने। बुक किसने दी, डैनियल गोलमैन, ठीक है, डैनियल गोलमैन ने दी थी। अब बात करते हैं इमोशन, डैनियल गोलमैन ने क्या बोला है, EQ इज मोर इंपोर्टेंट देन IQ। क्या बोला है, डैनियल गोलमैन ने क्या बोला है, EQ इज मोर इंपोर्टेंट देन IQ, ठीक है। EQ क्या है हमारा, इमोशनल कोशिएंट, इमोशनल कोशिएंट, जो कि हमारा 3 तरीके से हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा इमोशंस को, इमोशन
इमोशनल कोशिएंट मतलब कि सबसे पहला हम कैसे मैनेज कर रहे हैं उसको, कोई दुखी है तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। सेकंड हमारा अवेयर, हम उस बारे में कितना अवेयर हैं, मतलब कि किस जगह पर हमें किस कैसा इमोशंस दिखता है। जैसे कि कोई मर जाता है तो वो क्या करते हैं, हम सफेद कपड़े पहनते हैं, रंगीन कपड़े नहीं पहनते। शादी ब्याह होते हैं तो हम सफेद कपड़े मतलब कि रंगीन कपड़े पहनते हैं। तो किस जगह पर कैसा व्यवहार करना है इस बात से हम अवेयर हों। उसके बाद आता है हमारा एम्पैथी। थर्ड वन इज एम्पैथी। तो एम्पैथी और एक और वर्ड होता है आपका सिंपैथी। आपको ये भी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी इसी में क्लियर कर देता हूं। सिंपैथी होती है सहानुभूति जो आप देते हो लोगों को, मतलब कि आपको नहीं समझ आ रहा कि वो कैसा फील कर रहा है इंसान, लेकिन आपको पता है कि अच्छा इसका ब्रेकअप हुआ है या फिर कोई मर गया है तो आपको सैड फील करना है ना, कोई बात नहीं, चलो होता है, आगे से ध्यान आगे की लाइफ पर ध्यान दो अपना, है ना। लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ कैसा फील हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं, सिंपैथी गेन कर रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एम्पैथी क्या होता है, आप एग्जैक्ट उसमें घुसकर मतलब कि उसकी कंडीशन में खुद को रखकर देखते हैं, फिर आप जज करते हैं कि उसको कैसा महसूस हो रहा होगा, फिर जैसा महसूस होता है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको समझाते हैं, फिर आप मैनेज करते हैं, ठीक है, कि उसको किस तरीके से समझाया जाए, है ना। तो वो चीज होती है हमारी एम्पैथी। मतलब कि इन somebody else shoes, एम्पैथी क्या होती है, इन somebody else shoes, मतलब कि किसी की और की जगह पर खुद को रख कर देखना, ये होता है हमारी एम्पैथी। अब हमारी लास्ट चीज रह गई है थ्योरीज ऑफ इमोशंस। तो थ्योरीज ऑफ इमोशंस को अब हम देखते हैं। तो थ्योरीज ऑफ इमोशंस में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जेम्स लैंग, इसने क्या है, फिजिकल रेस्पॉन्स स्टिमुलेट इमोशंस, क्या बोला है, फिजिकल रेस्पॉन्स स्टिमुलेट्स इमोशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, मतलब कि पहले फिजिकल रेस्पॉन्स आता है उसके बाद इमोशंस आते हैं। मतलब कि कुत्ता अगर आपके पीछे दौड़ा तो सबसे पहले क्या होगा, आप भागेंगे, उसके बाद आपको थकान होगी, फिर उसके बाद पसीना आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मतलब कि इस फिजिकल रेस्पॉन्स स्टिमुलेट इमोशंस, इसमें क्या है, पहले पसीना आ रहा है ना, पहले पसीना आ रहा है, मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी बाद में है, सबसे पहले पसीना है इसमें, ठीक है, स्वेट, सबसे पहले पसीना आ रहा है, फिर उसके बाद जब आपको दिखा कुत्ता सामने है, सबसे पहले आपको देखकर पसीना आ गया, फिर आपकी दिमाग में रेस्पॉन्स गया कि मुझे इससे बचना है तो भागना पड़ेगा, तो क्या होगा, डर पैदा होगा, ठीक है, और फिर आप भागते हैं। उसके अलावा सेकंड हमारा क्या है, कैनन बार्ड क्या है, इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रेस्पॉन्स। इन्होंने बोला है क्या है, इमोशंस से हमारा फिजिकल रेस्पॉन्स आता है, फिजिकल रेस्पॉन्स। इन्होंने बोला इमोशंस से हमारा फिजिकल रेस्पॉन्स आता है, मतलब कि पहले इमोशंस आते हैं, है ना, कुत्ता पीछे पड़ जाता तो पहले हमें डर लगता है, फिर हम भागते हैं आगे, ठीक है, फिर हम भागते हैं तो फिर हमें पसीना आता है, थक जाते हैं तो हमें पसीना आता है, ऊपर क्या था, हम सबसे पहले भागते हैं, हमें थक जाते हैं, पसीना आ जाता है, फिर आता है फियर, फिर उसके बाद इमोशन आता है। यहां पर इमोशंस आता है, पहले डर लगता है, उसके बाद हम भागते हैं तो पसीना आता है, ठीक है। अब आता है थर्ड हमारा क्या है, क्लस्टर सिंगर। तो इन्होंने क्या बोला है, थर्ड पॉइंट हमारा, तो इन्होंने क्या बोला है, इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस।
इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस। तो अब ये इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस। तो सर अब ये इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस क्या है? इंटरप्रिटेशन होता है जब हम खुद को समझाते हैं, है ना, खुद को समझा रहे होते हैं। जैसे कि सामने क्या है, जैसे कि हम बच्चे को नहीं समझाते कि कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चींटी है ना, सुई इंजेक्शन लगवाते हैं, कोई नहीं, चींटी मर गई, है ना। तो जैसे उसको समझाते हैं, ऐसे ही खुद को समझा लिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी चीज है। तो मतलब कि रीजन कुछ और था, लेकिन आपने समझा लिया अपने आप को किसी और रीजन देकर, है ना। खुद को समझाना, खुद को किस तरीके से समझा रहे हैं हम, खुद को क्या बताकर हम क्या फील होता है, वो होता है हमारा इंटरप्रिटेशन। एंड आपको मैंने बताया था कोग्निशन और इमोशन क्या है, हमारे इंटरकनेक्टेड है। कोग्निशन और इमोशन क्या है, हमारे इंटरकनेक्टेड है ना। सबने क्या बोला है, ये क्या है, इंटरकनेक्टेड। लेकिन एज पर जजोंग, अगर हम जजोंग की बात करते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, ऊपर का थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अगर हम जजोंग की बात करते हैं, एज पर जजोंग, तो जजोंग ने क्या बोला है, जजोंग सी आएगा यहां पर, ठीक है। एज पर जजोंग ने बोला है कि इमोशंस और कोग्निशन इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। इमोशंस एंड कोग्निशन आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि कोग्निशन और इमोशंस क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट हैं। तो आज की क्लास में आपने मोटिवेशन एंड लर्निंग